नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे संविधान की विशेषताएं। इनमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियाँ और दूसरा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान के स्रोत। चलते हैं जी आज के इस टॉपिक पर। संविधान की विशेषताएं। सबसे प्रथम जो विशेषता है वो है सबसे लंबा और लिखित संविधान। संविधान को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम है लिखित, जैसे कि अमेरिका का संविधान, और दूसरा है अलिखित, जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये बहुत ही बृहत, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 में जब संविधान पारित किया गया तब संविधान में एक प्रस्तावना थी, 395 आर्टिकल थे, 22 इसके पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने ध्यान में रखना है। वर्तमान समय में 2022 में भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना है, 448 आर्टिकल हैं, 25 इसके भाग हैं और 12 इसके शेड्यूल हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान को विशाल और विस्तृत बनाने के लिए 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण भौगोलिक कारण है। भारत का जो भौगोलिक एरिया है बहुत ही विस्तृत है, विस्तार है इसका, और इस भौगोलिक एरिया में बहुत सारी विविधता और भिन्नता पाई जाती है। दूसरा कारण है ऐतिहासिक कारण। इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1935। जो भारतीय संविधान है उसमें सबसे ज़्यादा नकल भारतीय शासन अधिनियम 1935 की ही है, जो कि एक बहुत ही विस्तृत संविधान था उस समय का। ठीक है, और इसी संविधान का प्रभाव है जो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा पड़ा है। ये भी एक कारण है कि भारतीय संविधान बहुत ज़्यादा विस्तृत और विशाल है। भारतीय संविधान के विशाल और विस्तृत होने का एक और अन्य कारण है जो है कि केंद्र और राज्यों का एक ही संविधान है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर जम्मू कश्मीर का अपना स्वयं का संविधान है, और इतना विशाल एरिया और 28 स्टेट्स और 8 यूटी होने के पश्चात भी एक ही संविधान है, वो भारत का लिखा गया। एक अन्य कारण है कि वह कमेटी जिसे संविधान बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसे हम संविधान सभा कहते हैं, इस संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों अर्थात वकीलों का दबदबा बना रहा। ये भी एक कारण हो सकता है भारतीय विशाल बहुत ज़्यादा विस्तृत और विशाल बना। आगे हम पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियों पर एक नज़र डालेंगे। सबसे पहले है प्रथम अनुसूची। जो प्रथम अनुसूची है उसमें राज्यों के नाम लिखे गए हैं और उनका जो जुडिशियल एरिया है, जो जुडिशियल टेरिटरी है, उसका वर्णन किया गया है। इसमें संघ राज्य क्षेत्र जिसे हम यूटी यूनियन टेरिटरी कहते हैं, उनके नाम और उनकी सीमाओं का भी वर्णन किया गया है। प्रथम अनुसूची में ही यदि हमने किसी नए राज्य को बनाना है, किसी राज्य का नाम तब्दील करना है, ये सभी प्रथम अनुसूची में ही आता है। सेकंड अनुसूची जो दूसरी अनुसूची है इस अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण संवैधानिक पद अधिकारियों के वेतन भत्ते और विशेष अधिकारों से है। इसमें से कौन कौन से जो पद अधिकारी आते हैं उनमें से सबसे पहले है भारत का राष्ट्रपति, उसकी क्या वेतन होगी, क्या उनके भत्ते होंगे। राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसका क्या वेतन होगा, हाईकोर्ट के जजों की क्या वेतन होगा, और जो कैग है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग कहते हैं, उसकी क्या क्या सैलरी होगी, क्या उसका वेतन होगा, क्या उसके विशेष अधिकार होंगे। इन सभी का वर्णन शेड्यूल 2 में किया गया है। आगे हम देखेंगे कि संवैधानिक पद अधिकारियों की क्या क्या सैलरी है। सबसे पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, इसकी सैलरी 5 लाख है, 5 लाख रुपए प्रति मासिक है। वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति, इसकी सैलरी 4 लाख रुपए है। प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री, इनकी सैलरी 2 लाख रुपए प्रति माह है। गवर्नर ऑफ स्टेट्स, जो राज्य के राज्यपाल हैं, उनकी सैलरी 3,50,000 रुपए प्रति महीना है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनकी जो सैलरी है वो 2,80,000 रुपए प्रति माह है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो जज हैं, उनकी जो सैलरी प्रति महीना 2,50,000 है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो भारत के जो मुख्य इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनकी भी सैलरी 2,50,000 है। और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम एमपी कहते हैं, उनकी सैलरी 1 लाख रुपया प्रति माह है। ठीक है, जे तीसरी अनुसूची का संबंध संवैधानिक पद अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शब्द के प्रारूप से है। कौन कौन से उम्मीदवार इस तीसरी अनुसूची में आते हैं? वह है संघ के मंत्री, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी मिनिस्टर हैं, संसद के लिए निर्वाचित हेतु अभ्यर्थी, संसद के सदस्य जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिसे हम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, इसी के साथ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, कैग जिसे हम भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक कहते हैं, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित जो मेंबर हैं, और राज्य विधानमंडल के सदस्य
इन सभी जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं इनके द्वारा ली जाने वाली शब्द का वर्णन तीसरी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल, जो उसका संबंध राज्यसभा की सीटों के आवंटन से है। कौन से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने मेंबर चुनकर राज्यसभा में आएंगे, इसका वर्णन फोर्थ शेड्यूल में किया गया है। जैसे यूपी से 48 मेंबर चुनकर आते हैं राज्यसभा के लिए, पंजाब से 7 मेंबर चुनकर आते हैं राज्यसभा के लिए। फिफ्थ शेड्यूल, जो पांचवी अनुसूची है, उसका संबंध शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब क्षेत्रों के प्रशासन और कंट्रोल के उपबंधों से है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। एससी और एसटी जो एरिया है उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगी, कैसे इन एरिया को कंट्रोल में करा जाएगा, इसका जो वर्णन है पांचवी अनुसूची में किया गया है। छठी और सिक्स जो शेड्यूल है, इसका संबंध शेड्यूल ट्राइब जो एरिया है उसके प्रशासन से संबंधित हैं। इसमें 4 जो स्टेट हैं उनके प्रशासन का वर्णन किया गया है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। सातवीं अनुसूची का संबंध केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से है। इन शक्तियों का जो विभाजन है 3 सूचियों में किया गया है। सबसे प्रथम संघ सूची, जिसे हम स्टेट सेंटर सूची कहते हैं। जब संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब इस संघ सूची में 97 जो विषय थे। आज के समय में इसमें जो विषयों की गिनती है वो 100 हो चुकी है। स्टेट सूची, जिसे हम राज्य सूची कहते हैं, जब संविधान 1950 में बनकर लागू हुआ था तब इस सूची में 66 सब्जेक्ट थे। आज इसमें 61 है, प्रेजेंट टाइम 61 विषय हैं। थर्ड है समवर्ती सूची। जब मूल रूप से संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट थे। आज इसके विषय बढ़कर 52 हो चुके हैं। आठवीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जो भाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। मूल रूप से जब संविधान बनकर लागू हुआ था तब 24 भाषाएं 8वें शेड्यूल में शामिल थी। एट प्रेजेंट टाइम 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। ये भाषाएं हैं असमिया, असम में बोली जाती है, बंगला वेस्ट बंगाल में बोली जाती है, बोडो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोडो एक ट्राइब लैंग्वेज है, असम में बोली जाती है, डोगरी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, गुजराती गुजरात में बोली जाती है, हिंदी नॉर्दर्न इंडिया में बोली जाती है, कन्नड़ कर्नाटका में, कश्मीरी कश्मीर में, कोंकणी गोवा में, मैथिली बिहार के कुछ एरिया में बोली जाती है, मलयालम केरला में बोली जाती है, मणिपुरी मणिपुर में बोली जाती है, मराठी महाराष्ट्र, नेपाली जो नेपाली है इसका विशेष ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। नेपाली 22 लैंग्वेज में शामिल है और ये बिहार के कुछ एरिया में बोली जाती है जो नेपाल से टच करते हैं। उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब में, संस्कृत उत्तराखंड में बोली जाती है, संथाली जे भी बिहार में बोली जाती है, सिंधी जे जम्मू कश्मीर के कुछ एरिया में बोली जाती है, तमिलनाडु, तेलुगु आंध्र प्रदेश और उर्दू जो जम्मू कश्मीर बिहार उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में बोली जाती है। ये 22 भाषाओं को संविधान में मान्यता दी गई है। सिंधी भाषा को 1960 में 21st अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जोड़ा गया था। ये भी आपने ध्यान रखना है। मूल रूप से 14 लैंग्वेज थी और जो 15 लैंग्वेज थी वो सिंधी भाषा थी। उसके बाद 71 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को भी इन भाषाओं में शामिल कर दिया गया। 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के माध्यम से बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को भी इन मान्यता प्राप्त भाषाओं में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार कुल मिलाकर 22 जो भाषाएं हैं इनको संविधान में मान्यता दी गई है। 9वीं अनुसूची जो 9th शेड्यूल है इसका संबंध लैंड रिफॉर्म्स के साथ है और जिम्मेदारी प्रणाली के खात्मे से संबंधित है। इस अनुसूची को प्रथम जो अमेंडमेंट एक्ट 1951 का है उसके माध्यम से जोड़ा गया। मूल अधिकारों की उल्लंघना की न्यायिक समीक्षा से बचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है 9th शेड्यूल का संबंध किससे है, तो 9th शेड्यूल का संबंध फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 से है। इसका संबंध भू सुधारों से है। इसका संबंध जिम्मेदार प्रणाली के खात्मे से है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपने। वर्ष 2007 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी। इस जजमेंट के अनुसार इस अनुसूची 9th जो शेड्यूल है इसमें 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी कानून इसमें शामिल किए गए हैं उनको जुडिशियल रिव्यू में डाला जाएगा, उनकी न्यायिक समीक्षा की जाएगी। इससे पहले जो 9th शेड्यूल में जितने भी कानून बने थे उनको जो जुडिशियल रिव्यू से मुक्त कर दिया गया था। 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदलू एक्ट के साथ है। ये जो एक्ट है वो संसद और विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं, सदस्य हैं, उनकी जो अयोग्यता के बारे में उपबंध करता है। इस अनुसूची को 10वीं शेड्यूल को 52nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 1985 से जोड़ा गया था। इसे दल बदली कानून भी कहा जाता है।
ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये 10वां शेड्यूल दल बदली एक्ट कहा जाता है इसे। इसे 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 को इससे जोड़ा गया था 10वीं शेड्यूल को। 11वीं अनुसूची जो 11th शेड्यूल है, इसका संबंध पंचायतों की शक्तियां और पंचायतों के क्या अधिकार हैं, क्या इनकी जिम्मेदारी हैं, इससे संबंधित है। इस अनुसूची में टोटल 29 सब्जेक्ट शामिल हैं। इस अनुसूची को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची जे अंतिम अनुसूची है। नगर पालिकाओं की शक्तियां, उनके क्या अधिकार हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, इससे जे 12वीं अनुसूची संबंधित है। इसमें टोटल 18 जो विषय हैं इसमें शामिल किए गए हैं। इस अनुसूची को 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। 11th शेड्यूल का संबंध किससे है, 73rd अमेंडमेंट का संबंध किससे है? इन दोनों का राइट आंसर होगा पंचायती राज्य से। और नगर पालिकाओं से संबंधित है, नगर निगम से संबंधित है 12th शेड्यूल और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये सभी फैक्ट आपने ध्यान में रखने हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं। भारतीय संघ के राज्यों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? बात हो रही है राज्यों के उल्लेख का, ठीक है। भारतीय ये प्रथम शेड्यूल है, इसमें इनका वर्णन किया गया है। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे एक अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए, किसमें अमेंडमेंट की जानी चाहिए? वो है शेड्यूल फर्स्ट, पहली अनुसूची। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? द्वितीय अनुसूची का संबंध महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न संवैधानिक पद अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शब्द का प्रारूप दिया गया है? हाँ जी, ये जो शेड्यूल है वो है 3rd शेड्यूल। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? ये जो शेड्यूल है वो 4th शेड्यूल है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णन करता है? ठीक है, बात हो रही है 4th शेड्यूल की। 4th शेड्यूल में राज्यसभा की सीटों का आवंटन या बंटवारा किया गया है। ठीक है जी, ये हमें ध्यान में रखना है। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कहा गया है जे संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का वितरण की स्कीम रखता है, बिल्कुल गलत है। शक्तियों का जो बंटवारा है वो 7th शेड्यूल में किया गया है। संविधान में सूचित भाषाओं को निश्चित करता है। जो भाषाओं का जो शेड्यूल है वो 8th शेड्यूल है, ये भी रॉन्ग है। जे राज्यों के परिषदों में सीटों का बंटवारा करता है, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आदिवासी क्षेत्रों के शासन से संबंधित ये 5th और 6th शेड्यूल है। इसका राइट आंसर होगा सी। अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा भारत के संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत की गई है? हाँ जी, जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है इसकी जो घोषणा अनुसूची 5th में आती है। भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? जो शेड्यूल ट्राइब एरिया है इससे संबंधित है 5th और 6th शेड्यूल। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। अनुसूचित जनजातीय जिसे हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, इनके हितों के संरक्षण के लिए 5th और 6th शेड्यूल में उपबंध किए गए हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची उन आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है, विशेष प्रशासनिक प्रावधान करती हैं, जो है बताना है। जो 6th शेड्यूल है जो शेड्यूल ट्राइब के लिए है, निम्न में से किस स्टेट से संबंधित है? इसमें सबसे पहले असम आ जाएगा, त्रिपुरा आ जाएगा, मेघालय आ जाएगा और मिजोरम आ जाएगा। ठीक है, इसे हम ATMM भी पढ़ सकते हैं। और देखना है हमने, असम आएगा, मेघालय आएगा, त्रिपुरा भी आएगा, मिजोरम भी आएगा। इसका राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल है? हाँ जी, इसका फार्मूला ATMM है। ठीक है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। तो हमने देखना है इनमें से कौन सा आता है। मणिपुर नहीं आता, नागालैंड नहीं आता, मिजोरम आता है। इसका राइट आंसर मिजोरम होगा। सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? जे 7th शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है। इसमें 3 जो सूचियां हैं, एक सेंट्रल सूची है, दूसरी स्टेट है और तीसरी कॉन्करेंट जो सूची है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किसमें एक में है? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है बिटवीन स्टेट एंड राज्य, उसका जो 7वीं जो अनुसूची है उसमें वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची से में निम्नलिखित में से कौन संबंधित है? बात हो रही है 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची में सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्टों का वर्णन किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रांतीय, संघीय और अवशिष्ट सूची के विषय से संबंधित है। भाषाओं से संबंधित जो शेड्यूल है वो 8th है। शब्द से संबंधित जो शेड्यूल है वो 3rd है। ये आपने ध्यान में रखनी है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा गया है? वो है 27 जो लैंग्वेज हैं, 22 भाषाएं हैं, उनको मान्यता दी गई है। निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है? संस्कृत का भी उल्लेख किया गया है, सिंधी का भी उल्लेख किया गया है, नेपाली का भी उल्लेख किया गया है, अंग्रेजी का उल्लेख नहीं किया गया है। ध्यान में रखना है जो सिंधी है इसे 21st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
1967 में जोड़ा गया था। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को 71st जो अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसे जोड़ा गया था। ये बात अपने ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उनमें से कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? हाँ जी, बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन ए की। अंग्रेजी भाषा तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये रॉन्ग होगा। संस्कृत पहले ही दर्ज थी, ये भी रॉन्ग होगा। और मराठी भी पहले दर्ज थी, ये भी आंसर नहीं होगा। हमारा राइट आंसर होगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। ध्यान में रखना है, सिंधी को जोड़ा गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में, और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया था 71st जो अमेंडमेंट एक्ट था हमारा 1992 में। ये बात हमें ध्यान में रखनी है। इस संवैधानिक अधिनियम द्वारा जो शेड्यूल 9th है भारतीय संविधान में स्थापित की गई थी, प्रश्न है कौन सा अमेंडमेंट किया गया था 9th शेड्यूल को जोड़ने के लिए? वो था प्रथम संशोधन अधिनियम एक्ट 1951 का। ये भी अपने ध्यान में रखना है। राज्य भूमि सुधार संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? जो लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो अनुसूची है, शेड्यूल है, वो 9th है। इसे फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके 1951 में उसके माध्यम से जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? दल बदल विरोधी कानूनों को 10th अनुसूची में रखा गया है। इसे 52nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1985 का, उसके तहत इसे जोड़ा गया था। 73rd संवैधानिक जो संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? बात हो रही है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसके द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इनका संबंध पंचायती राज से है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। संविधान के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से वर्णित है। जी, जे 11th शेड्यूल में इसका वर्णन किया गया है। 74th जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है, इसके द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? 74th जो संवैधानिक संशोधन एक्ट है, इसके तहत जो 12वीं अनुसूची है उसे शामिल किया गया था। इसका संबंध जो नगर निगम नगर पंचायत से है। हाँ जी, आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। भारत के संविधान ने अपना अधिकतर हिस्सा जो हमने नकल की है वो विश्व के कई देशों के संविधानों को हमने पढ़ा है और उससे हमने नकल की है। विशेषकर भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ज़्यादातर हिस्सा हमने ज्यों का त्यों भारतीय संविधान में शामिल कर लिया है। ठीक है जी। भारत के संविधान पर सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ा है वो है भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। ये आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, अब हम नज़र डालेंगे भारत के संविधान के स्रोतों पर। सबसे पहले भारतीय शासन अधिनियम 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे हमने संघीय तंत्र, राज्यपाल के क्या क्या कार्य होंगे, उसका कार्यालय कहाँ होगा, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण, ये सभी हमने भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया है। ब्रिटेन का संविधान, ब्रिटेन के संविधान से सबसे इंपॉर्टेंट है सिंगल सिटीजनशिप, गहरी नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, कैसे कोई एक्ट बनेगा, कानून बनेगा, मंत्रिमंडल प्रणाली, और जो संसदीय विशेष अधिकार, द्वितीय सदनवाद। ठीक है, इसको हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। जो संसद है उसके 2 सदन होंगे, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान से हमने बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होगा, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, जो हम 12 मेंबरों को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो भी हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जुडिशियल रिव्यू जिसे हम न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं उसका सिद्धांत, राष्ट्रपति की पोस्ट, ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेसों को कैसे उनके पद से हटाया जाएगा, और राष्ट्रपति पर कैसे महाअभियोग चलाया जाएगा, इम्पीचमेंट, पावर ऑफ इम्पीचमेंट, ये हमने यूएसओ के संविधान से लिया है। कनाडा के संविधान से हमने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो बंटवारा है वो लिया है, जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। जो संघवाद है वो हमने कनाडा के संविधान से ली है। अवशिष्ट शक्तियां जो केंद्र में होगी, जिसे हम रेजिड्यूल पावर कहते हैं, वह कानून जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होगा, ये भी हमने कनाडा के संविधान से ली है। केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति और हाई सुप्रीम कोर्ट का जो परामर्शी न्याय निर्णय है 143 एक्ट जिसे हम कहते हैं, जो जिसके अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का जो बेंच है वो राष्ट्रपति को सलाह देता है 143, ये भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची ली है, और संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक
जो बुलाई जाती है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, और इस बैठक की जो प्रधानगी की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, स्पीकर द्वारा 108 आर्टिकल के तहत, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। इसके अलावा व्यापार और कॉमर्स में जो स्वतंत्रता है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। जर्मनी का वाइमर संविधान, इसमें हमने राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं और मौलिक अधिकारों का जो सस्पेंशन है वो भी हमने जर्मनी के संविधान से लिया है। सोवियत संघ रूस जिसे हम का जो संविधान है उससे हमने जो मौलिक कर्तव्य हैं और प्रस्तावना में जो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के जो आदर्श है वो हमने रूस के संविधान से लिए हैं। और फ्रांस के संविधान से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श भी हमने फ्रांस के संविधान से, फ्रांस की क्रांति से प्रभावित होकर अपने भारतीय संविधान में शामिल किया है। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उससे हमने जो संविधान को संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है, कैसे चुना जाएगा राज्यसभा के मेंबरों को, क्या प्रक्रिया होगी, वो भी हमने दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया है। सभी जो इंपॉर्टेंट है अपने ध्यान में रखना है। भारतीय संविधान में जो रेजिडुअल पावर है ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है? रेजिडुअल पावर है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जिसे हम फ्रैटर्निटी कहते हैं, इन विचारों को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किससे प्रभावित होकर लिया गया है? इसे हम फ्रेंच की जो रेवोल्यूशन क्रांति है उससे प्रभावित होकर इसे शामिल किया गया है। ठीक है जी, ये ध्यान में रखना है। निम्नलिखित देशों में से किसने सर्वप्रथम अपने संविधान के एक भाग के रूप में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया है? राज्य के नीति और निर्देशक सिद्धांतों को आयरलैंड ने सर्वप्रथम अपने संविधान में शामिल किया था। निम्नलिखित में से किससे मौलिक अधिकारों को अपनाया गया है? हाँ जी, बात हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो इसे USRR जिसे सोवियत संघ रूस कहते हैं, इससे प्रभावित होकर भारतीय संविधान में अपनाया गया है। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली जिसे हम फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसमें जो पावर है उसकी डिवीजन की जाती है सेंट्रो स्टेट में, इसे हमने कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। पर एक बात ध्यान रखनी है, केंद्र है वो स्ट्रांग रहेगा राज्यों के मुकाबले। संघ द्वारा राज्यों को निर्देश देने का जो भारतीय संविधानों ने ये कहाँ से अधिग्रहण किया है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 का एक्ट है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है राज्यों को निर्देश दे सकती है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की जो धारणा है किस देश के संविधान से ली गई है? जो समवर्ती सूची है इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारत में सरकार की संसदीय जो प्रणाली है वो किस देश से ग्रहण की गई है? ये ब्रिटिश संविधान से ग्रहण की गई है। हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्याख्या रखते हैं। जुडिशियल रिव्यू की बात हो रही है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू की पावर भारत ने USA के संविधान से ली गई है। ठीक है, और ये व्यवस्था भारत और USA दोनों में है। मुझे आशा आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।